आए हुए सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत करते हैं। आप लोगों का सबका खैर मकदम। आज आप लोगों से मिलने का ये मौका था कि इतने दिन से जो लड़ाई औरंगाबाद के नामांतर की जो चल रही है, जो पहले हाई कोर्ट में लड़ी गई, उसके बाद अभी ये लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दो ऐसे एक अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसकी वजह से शहर के नाम की लड़ाई के अंदर एक धक्का पहुंचा है, लेकिन फिर भी जनता तक और लोगों तक ये बात जाना ज़रूरी है कि इस वक्त लड़ाई क्या चल रही है। लोग कन्फ्यूजन में हैं, इसीलिए आपसे बात करने के लिए हम सब आज यहाँ जमा हुए हैं। इस बारे में पहले जो भी लीगल मालूमात है वो मेरे साथ एडवोकेट एस काजी साहब हैं और खान सलीम खान साहब हैं एडवोकेट, ये आपको बताएंगे। उसके बाद जो भी आपके सवाल होंगे और जो भी इस दौरान हम लोग जिस चीज़ से गुजरे हैं या जो जो चीज़ें हुई उस बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो मैं पहले एस काजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस बारे में थोड़ी बात करें। 2024 को हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया और वो एक कॉमन जजमेंट था जिसके अंदर औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर रीनेमिंग और उस्मानाबाद का धाराशिव रीनेमिंग, ये दोनों भी मैटर्स को क्लब करके ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक कॉमन जजमेंट दिया 8 मई 2024 को। ये कॉमन जजमेंट आने के बाद हम लोग ये सोच में थे कि जिस तरीके से औरंगाबाद के 2 पिटिशंस थे, एक सबसे पहले औरंगाबाद सिटी रीनेमिंग का और उसके बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न का भी रीनेमिंग कर दी 15 सितंबर 2023 का उनका जो सर्कुलर आया था उसके हिसाब से, तो हमने एक और पिटिशन फाइल किए थे। उसी तरीके से उस्मानाबाद का भी हुआ था, उनके भी और बाद में कुछ पिटिशन्स फाइल हुए थे, लेकिन ये सिटी डिस्ट्रिक्ट दोनों का कॉमन जजमेंट आया, औरंगाबाद का भी और उस्मानाबाद का भी। अब ये कॉमन जजमेंट आने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में वैकेशंस थे। 8 जुलाई को तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के वैकेशन समर वैकेशंस ख़त्म हुए और हम लोगों ने वैकेशंस जैसे ही ख़त्म हुए इमीडिएटली 2 SLP फाइल किए, एक सिटी के लिए अलग किए और एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग किए। हमारे दोनों भी SLP पेंडिंग है अभी, और ये दोनों भी SLP में जो पिटिशनर्स है, हिशाम उस्मानी नंबर 1 पिटिशनर और संजय वाघमारे नंबर 2 पिटिशनर, इस तरीके से ये दोनों SLP में ये दोनों पिटिशनर्स है। और ये दोनों पिटिशनर्स हाई कोर्ट में भी थे, सिटी के मैटर्स में भी थे और डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न के मैटर्स में भी थे। और सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर्स पेंडिंग होने के बाद हमको ये पता चला कि उस्मानाबाद से भी जो है तो कुछ पिटिशन्स फाइल हुए हैं उसी जजमेंट को लेकर। और 2 अगस्त को उस्मानाबाद का जो पिटिशन था वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो डिवीज़न बेंच है उन कोर्ट नंबर 5 के पास वो मैटर आया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया, ये मालूम हुआ। उसके बाद में हम लोग ने सोचा कि भाई अपना जो मैटर है ये औरंगाबाद रीनेमिंग का, इसके ग्राउंड्स अलग है, उस्मानाबाद का जो भी जजमेंट हो गया उसका इफ़ेक्ट हम पर नहीं होगा क्योंकि हमारे जो ग्राउंड्स है वो अलग है। क्योंकि उस्मानाबाद का नाम पहले धाराशिव पहले था, उस्मानाबाद नाम रखने से पहले, लेकिन औरंगाबाद का नाम पहले कभी भी छत्रपति संभाजी नगर नहीं था। और जो प्रिंसिपल्स है 1953 के ब्रॉड गाइडलाइंस है उसके अंदर ऐसा दिया हुआ है कि अगर किसी सिटी का या डिस्ट्रिक्ट का कोई पहला नाम था तो वो फॉल बैक हो सकता है। तो इस तरीके से हमारी ये औरंगाबाद की जो पिटीशन है रीनेमिंग की, ये एक बेटर फुटिंग पे और इसमें अच्छे ग्राउंड्स हैं हमारे पास। तो हम लोग काफ़ी इससे उम्मीद लगाए हुए हैं कि इसमें अच्छा कुछ रिज़ल्ट इंशाल्लाह हम लोग लाएंगे। लेकिन अभी हुआ इसमें ऐसा कि हम लोगों को ये 7 तारीख को पता चला कि 6 तारीख के दिन कुछ पत्रकार परिषद में ऐसा जो दूसरे एक पिटिशनर्स है उन्होंने बताया कि उनका मैटर 9 तारीख को लिस्ट हो गया है बोलकर। तो जैसे ये हमारे जो पिटिशनर है हिशाम उस्मानी और संजय वाघमारे को पता चला, इन्होंने मुझे ये बात बताई। फिर मैंने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में हमारे ऑफिस से इंक्वायरी कराए तो पता चला कि वो मैटर ऑलरेडी लिस्ट हो गया है, जो हमारे बाद में फ़ाइल हुआ। क्योंकि हमारा मैटर तो पहले फ़ाइल हुआ, ये दोनों भी जो मैटर्स हैं, लेकिन हम लोग उसको जो है तो मतलब कब लगाना क्या लगाना अभी हम सोच ही रहे थे। क्योंकि उसमें हम लोगों की ये स्ट्रेटेजी रही है
कि हमको इसमें कोई अच्छा सीनियर काउंसिल मिलना चाहिए, क्योंकि ये शहर का नाम बचाने की कोशिश चल रही है। तो इसके अंदर मैं भी मतलब एक वकील हूँ, लेकिन मैं जो भी सीनियर काउंसिल रहेंगे उनको अच्छा असिस्ट करूँगा। मेरे साथ में खान सलीम खान भी है, उनका भी यही मौक़ूफ़ है कि भाई हमने इसमें जो तो अच्छा वकील लगाकर उनको हमने सही तरीके से असिस्ट कर शहर के लिए सही तरीके से एक अच्छी फ़ाइट लड़कर शहर का नाम बचाने की पुरज़ोर कोशिश करना है। जैसा कि हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में भी किए। हमारे साथ ये पिटीशन के अंदर जो तो अंतुरकर साहब बोलकर एक सीनियर काउंसिल थे, उन्होंने मैटर आर्ग्यू किए। वैसा दूसरे पिटिशनर्स की तरफ से भी सीनियर काउंसिल थे, सीनियर वकील्स थे। लेकिन अब हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो आखिरी फ़ैसला नहीं है। अब हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट लास्ट कोर्ट है। इसके लिए हम लोगों ने पूरी स्ट्रेटेजी बनाए हैं। अब उसके अंदर हमको कि ये वहाँ पहुँचने के बाद, क्योंकि हमको जैसी 7 तारीख को मालूम हुआ, तो हम लोग इमीडिएट यहाँ से, मैं भी अपने सब काम जूनियर्स को बोल दिया कि आप लोग यहाँ 2-3 दिन काम देखिए। मैं, हिशाम उस्मानी और खान सलीम खान, हम तीनों भी यहाँ से दिल्ली पहुँचे मॉर्निंग फ़्लाइट से 8 तारीख के। और हम लोगों ने ये कोशिश हमारी चल रही थी कि अब 9 तारीख को जो एक SLP ऑलरेडी लग गई है औरंगाबाद की, उसके साथ में हमारी भी SLP टैग करा दे, ताकि दोनों भी हियरिंग साथ में हो। तो हमने पूरी कोशिश करके अब सिर्फ हमारा मैटर टैग ही होना था। तो हमारे जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है वहाँ पर सैयद सऊद, शकील अहमद के फर्जंद हैं, तो सैयद सऊद से हमने ये बात कहे कि एक बार आप उनसे पूछ लो, उनके जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है जिनका पिटीशन 9 तारीख को लगा हुआ है, कि वो मतलब वो लोग प्रोसीड होने वाले हैं, उनके साथ कौन सीनियर काउंसिल है, क्योंकि हमको भी सीनियर काउंसिल लगाना था। हम लोगों के जहन में 2-3 सीनियर काउंसिल के नाम थे, जिसमें कपिल सिब्बल साहब का भी नाम था, राजू धवन है और हेगड़े साहब है, कामत साहब है वगैरह, ऐसे मुख्तलिफ नाम हमारे सामने चल रहे थे। और हमको 8 तारीख को किसी एक सीनियर काउंसिल को उसमें फ़ाइनल करना था, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम था। ये हमको 7 को मालूम हुआ और हम लोग 8 को सुबह पहुंच गए दिल्ली। तो हमारे जो दोस्त हैं एडवोकेट सऊद अहमद, इन्होंने वो जो दूसरे पिटिशनर से जिनका मैटर 9 तारीख को बोर्ड पर लिस्ट हो चुका था, सीरियल नंबर 14 पे था वो, कोड नंबर 5 में, उनसे बात किए तो उन्होंने ये बताया कि हमने कपिल सिब्बल बोलकर सीनियर काउंसिल जो है उनको ऑलरेडी एंगेज कर दी है, और हम लोग जो है तो 9 तारीख को मैटर एडजॉर्न करने वाले हैं। तो उस पर मैंने भी उनसे, सऊद अहमद से ये कहा कि आप उनसे कंफर्म करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैटर्स जनरली एडजॉर्न नहीं होते, क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने सभी जजेस को और वकीलों को ये डायरेक्शन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में अननेसेसरी एडजॉर्नमेंट नहीं मांगना चाहिए वकीलों ने। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये एडजॉर्नमेंट का ये लोग कोशिश करें और एडजॉर्नमेंट ना हो। लेकिन उनके वकील ने इत्मीनान बख्श कहा कि नहीं, हमने ऑलरेडी प्रेसिपी मूव कर दी है, यानी कि एक लेटर देना होता है 1-2 दिन पहले, और उसके हिसाब से उनको उम्मीद थी कि मैटर उनका एडजॉर्न हो जाएगा। लेकिन हम लोगों में बेचैनी थी कि अगर एडजॉर्न नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि फिर अगर हमारा मैटर उनके साथ हम उस दिन टैग करा देते और उनका अगर वो मैटर एडजॉर्न कराना चाह रहे थे, तो कोर्ट हमको बोलता है कि तुम आर्ग्यू करो, क्योंकि तुम्हारा तो मतलब कोई एडजॉर्नमेंट का एप्लीकेशन नहीं है और तुमने लगा लिए है केस। तो हमने फिर ये सोचा कि अभी हमारा मैटर उनके साथ टैग नहीं करे हुआ बेटर है। अगर मैटर एडजॉर्न होकर जो दूसरी डेट मिलेंगी, वो डेट को फिर दोनों मैटर साथ रहेंगे और दोनों भी जो सीनियर काउंसिल्स रहेंगे वो अच्छे से आर्ग्यू कर पाएंगे और हम भी उनको अच्छे से असिस्ट कर पाएंगे। लेकिन हुआ ये कि 9 तारीख को मैं ख़ुद कोर्ट में मौजूद था। ये देखने में ये आया वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, जब ये मैटर कॉल आउट हुआ तो पिटिशनर के जो AOR थे वो मौजूद नहीं थे, और कोई सीनियर काउंसिल जो जिनका भी उन्होंने नाम लिए थे उनके ऑफिस से भी कोई वहाँ वकील मौजूद नहीं था। और एक लेडी एडवोकेट जो अभी भी शायद वकालत में आई है, जूनियर एडवोकेट थी, वो उसने कोशिश की एडजॉर्नमेंट की, लेकिन वो खड़े होकर कुछ बोलने से पहले ही जो AG है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, वो ऑनलाइन मौजूद थे स्टेट गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए। उन्होंने पहले ही बता दिए कोर्ट को कि आपने सिमिलर पिटीशन जो है तो 2 अगस्त को उस्मानाबाद और धाराशिव का जो रीनेमिंग का था वो डिसमिस किए। तो कोर्ट ने इमीडिएट बोला येस, बोले हमने डिसमिस किए, तो इसमें भी हम डिसमिस करेंगे। तो फिर उसने कोशिश की एडजॉर्नमेंट की, तो कोर्ट ने उनको पूछा कि क्यों आप एडजॉर्नमेंट क्यों चाह रहे, तो उन्होंने कहा, वो जो लेडी एडवोकेट थे, कि उनके जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है उनकी तबीयत ख़राब है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उनको कि क्या हुआ उनको, तो बताया कि उनको स्पॉन्डिलाइसिस हुआ है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने ये कहा कि अभी आपकी उम्र बहुत कम है, स्पॉन्डिलाइसिस अगर उनको हुआ है
तो स्पॉन्डिलाइसिस में ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है कि वो आर्ग्यू नहीं कर सकते, और अगर उनको इतनी अगर तकलीफ़ है वो कोर्ट में नहीं आ सकते तो वो जहाँ पर है वहाँ से भी आर्ग्यू कर सकते, क्योंकि आजकल वर्चुअल हियरिंग चल रही है, ऑनलाइन हियरिंग चल रही है। तो अगर वो चाहते तो हम मौका देते, वो अभी उनको बोलो 10 मिनट के बाद ऑनलाइन आने का, लेकिन वो उनके जो जूनियर एडवोकेट थे उन्होंने एडजॉर्नमेंट की जिद लगाए थे। तो बाद में फिर एजी ने भी थोड़ा बताया कि कोर्ट को सिमिलर इश्यू जब ऑलरेडी डिसमिस हो गया तो एनी हाउ सुप्रीम कोर्ट ने उनको उस दिन वो मैटर को एडजॉर्न नहीं करते हुए उसको डिसमिस कर दिया। तो इस तरीके से अब औरंगाबाद का जो मैटर है, 2 मैटरों में से अब एक मैटर जो पहले गया, मतलब बोर्ड पर पहले आया, हालांकि फ़ाइल बाद में हुआ, वो डिसमिस हो गया। अब लेकिन ये जो हिशाम उस्मानी और संजय वाघमारे, ये दोनों पिटिशनर्स ने जो एसएलपी फाइल किए हुए हैं, ये अभी पेंडिंग है, और ये अनकरीब नेक्स्ट वीक या एक 8-10 दिन में इसकी हियरिंग तय है। ये बोर्ड पर आ जाएंगी और हम लोग इसमें पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अब इसमें कोर्ट का जो व्यू है वो क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से अब सरकारी वकील ने पहले ये कहा कि कॉमन जजमेंट था, उस्मानाबाद का डिसमिस हो गया तो ये भी डिसमिस कर दो। वो कोर्ट में अगर शायद उस दिन औरंगाबाद का जो पिटिशन था, अगर सीनियर काउंसिल मौजूद रहते तो वो बता सकते थे, या उनके कोई वकील मौजूद रहते और आर्ग्यू करते तो बता सकते थे कि हमारा ग्राउंड कैसा अलग है उस्मानाबाद के पिटिशन से, और औरंगाबाद के जो मैटर के अंदर रीनेमिंग का जो भी मसला है वो किस तरीके से कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है, मुख्तलिफ जो उसमें ग्राउंड्स लिए हुए होंगे एसएलपी में, वो बताकर आर्ग्यू करते तो शायद कोर्ट उस दिन नोटिस भी इशू कर सकता था, स्टेट गवर्नमेंट को कॉल अपॉन भी कर सकता था, या डिसमिस भी कर सकता था, वो कोर्ट का डिस्क्रिशन है। लेकिन अब ये नहीं हुआ। अब ये हो गया है औरंगाबाद के मैटर में भी कि एक पिटिशन जो था वो मेरिट्स के ऊपर डिसमिस हो गया है। अब हमको यहाँ से जो कोशिश करना है, तो अब ये समझकर हमको जाना है कि कोर्ट पहले से जो मतलब बैठेगा कि कोर्ट के माइंड में यही रहेगा कि हमने जब सिमिलर जजमेंट को एक पिटिशन में हमने डिसमिसल का ऑर्डर दिए तो दूसरी पिटिशन क्या उसकी अहमियत रखेंगी। तो अब इस लिहाज से हम लोग और फिक्रमंद हो गए, और मैंने हमारे दोनों पिटिशनर से कहा कि ठीक है, अभी हम लोग जो भी सीनियर काउंसिल अब लगाना चाह रहे थे, क्योंकि पहले की पिटिशन में तो कोई आया नहीं, और वो बगैर कोई आर्ग्यूमेंट करे कि एक सुसाइडल अटेम्प्ट हो गया, और उसमें औरंगाबाद का नाम जो है तो अब जो गवर्नमेंट ने कर दी है वो तकरीबन जैसा एक 99% बोल सकते हैं कि वो जो तो कंफर्म होने के चांसेस है, अनलेस कि सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारे तरफ से ये बात जाए कि जो औरंगाबाद का जो पिटिशन आपने डिसमिस किया हुआ है वो एक्चुअली ऑन मेरिट सुना गया नहीं है, क्योंकि उस दिन एक जूनियर एडवोकेट वो एडजॉर्नमेंट की कोशिश कर रही थी, और उनके जो एडवोकेट थे वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं थे, वो बीमार थे, और उनके तरफ से कोई आर्गूमेंट नहीं हुआ। और ये कोर्ट अगर रिकलेक्ट करता है कि सही में ऐसा हुआ है ये 9 तारीख को, और उसी कोर्ट के सामने ये मैटर जाता है और वो कोर्ट रिकलेक्ट करता है, हम लोग अच्छे से कोर्ट को समझा सकते हैं, और फिर कोर्ट ओपन माइंड से हमारी बात को सुनकर कुछ नोटिस वगैरह का ऑर्डर करता है या कॉग्निजेंस लेता है, तो फिर ये औरंगाबाद नाम की जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट में आगे चलेंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो बस मैं यही कहूँगा कि ये जो भी हो गया है, इससे एक औरंगाबाद नाम का जो हम लोग नाम बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये इसको एक बहुत बड़ा ये घात पहुंचा है, या इसको मतलब अपाहिज कर दिया गया है हमारी पिटीशन को, मैं ये कहूँगा। और इससे पहले भी 2023 में यही जो पिटिशनर थे जिनका 9 तारीख को मैटर था, इन्होंने ऐसी उजलत किए थे जब हमको हाई कोर्ट स्टे नहीं दे रहा था। तो उस वक्त में भी हमने भी एसएलपी फाइल किए थे, हमने मतलब कि मैं तो उसमें वकील था, और हिशाम उस्मानी और संजय वाघमारे पिटिशनर थे। हमारी पिटिशन एसएलपी वहाँ फाइल हुई, और यही जो पिटिशनर थे ये लोगों की भी पिटिशन वहाँ फाइल हुई थी। ये लोगों की पिटिशन आई थिंक मार्च के महीने में हियरिंग को आ गई थी, और हम लोग ऐसे ही रश करके वहाँ गए थे टैग कराने के लिए। और मैंने खुद ऑनरेबल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के कोर्ट में इसको मेंशन किया था कि आपके कोर्ट में ये मैटर सीरियल नंबर सो एंड सो पे आज लगा हुआ है, और हमारा सिमिलर मैटर है, तो इसको उसके साथ टैग कीजिए। लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उस टाइम पे मुझे ये कहा था कि आपका मैटर हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में सुनेंगे बोलकर हमको डेट नहीं दिए थे। लेकिन उस दिन भी हमने ये देखे थे कि यही पिटिशनर्स के जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किए थे कोर्ट के सामने कि इसमें कपिल सिब्बल आने वाले हैं और आज हमको एडजॉर्नमेंट दो। तो उस दिन भी कोर्ट ने उनको बोला था कि भाई आपके कोई भी सीनियर काउंसिल आने वाले तो हम रुकने वाले नहीं हैं, मैटर बोर्ड पे लिस्ट हुआ है, आपको जो आर्ग्यू करना है वो आर्ग्यू करो।
तो उस दिन भी उनके जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे वो कुछ आर्ग्यू नहीं किए थे और उस दिन भी कोर्ट ने उनकी SLP वहीं पर डिसमिस कर दिया था। उसका इफ़ेक्ट ये हुआ था बाद में अप्रैल के फर्स्ट वीक में जब हम लोगों की SLP आई, हम लोगों ने उसमें हेगड़े साहब बोलकर जो सीनियर काउंसिल है, जिन्होंने हिजाब का भी मैटर बहुत ताकत से लड़ा था सुप्रीम कोर्ट में, उनको हमने इसमें अपने साथ रखा था। मैं उनको असिस्ट कर रहा था और हेगड़े साहब ने बहुत अच्छा आर्ग्यू किया और कोर्ट को बताया कि ये नाम को जो औरंगाबाद नाम है ये यूज़ में होना जब तक हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। तो उस टाइम पे भी फिर जो ऑफिस की नोट आई कि सिमिलर मैटर ऑलरेडी डिसमिस हो गया मार्च के महीने में, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनके साथ जो जजेस बैठे थे उन्होंने ये बताया कि भाई आपकी पिटीशन पहले ही सिमिलर डिसमिस हो गई है, तो हम अब इसमें कोई इंटरफियर नहीं करेंगे। तो भी सीनियर काउंसिल ने बताया कि उस टाइम पे पता नहीं हमको क्या हुआ, लेकिन हमारे केस में बहुत मेरिट्स है, आप सुनो। तो कोर्ट ने उस टाइम पे फिर हमारी केस जो है तो डिसमिस करते हुए ये बोला था कि एट दिस स्टेज वी आर नॉट इंक्लाइंड टू इंटरफियर, क्योंकि ऑलरेडी हाई कोर्ट में मैटर इज पेंडिंग। तो इस तरीके से हम लोगों के SLP में एट दिस स्टेज का जो वर्ड आया था, तो हमको ऐसा उम्मीद थी कि फिर आगे हाई कोर्ट में जब मैटर चलेगा या उसके आगे और अगर कुछ स्टे का ऐसा मसला आता है तो हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए हम लोगों के लिए कोर्ट ने उतना विंडो ओपन रखा था। लेकिन अब अल्टीमेटली हुआ ये कि फिर डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न का मैटर हाई कोर्ट ने पहले सुन लिया। आई थिंक अक्टूबर में उसकी हियरिंग हो गई थी। फिर हमने बहुत इंसिस्ट किया ऑनरेबल हाई कोर्ट को कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न का पहले सुन के उसको फाइनल करना चाह रहे हैं तो सिटी का भी कीजिए, क्योंकि सिटी का उससे पहले फाइल हुआ। तो हमारे बहुत इंसिस्टेंस से कोर्ट ने एग्री हुआ और कोर्ट ने फिर वो मैटर भी सुन लिया, सिटी का जो औरंगाबाद का और उस्मानाबाद रीनेमिंग का था। लेकिन बाद में हुआ ये कि ऑनरेबल डिवीज़न बेंच जो है हाई कोर्ट का, उसने कॉमन जजमेंट वो सब देने से हम लोगों को हमारे जो ग्राउंड्स थे डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न के वो अलग थे, सिटी के अलग थे, वो सही तरीके से हमको ऐसा लगा कि हम मतलब हमने कोर्ट में पुटअप किए, उसके बावजूद भी वो शायद कोर्ट के नज़रों से रह गए, क्योंकि वो अक्टूबर में कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न का मैटर सुन लिया था और मई के महीने में जजमेंट आया, तो तकरीबन 5-6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया। तो ये सब बातें अब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। और अब जो भी ये मैटर के अंदर हो गया 9 तारीख को, इसका इफ़ेक्ट मैंने अभी आपके सामने बताया जो भी हो सकता है। तो अब हम लोग और इसमें मज़ीद यही कोशिश करेंगे कि कोर्ट के सामने ये बात हम लोग अच्छे से वाज़ेह तौर पर लाएंगे इंशाल्लाह कि औरंगाबाद का जो पिटीशन है उसमें अभी तक मेरिट्स पे हियरिंग नहीं हुई है, और आप हमारी ये जो पिटीशंस है जो हिशाम उस्मानी और जो तो संजय वाघमारे दोनों पिटीशंस ने फाइल किए हुए हैं, इस पर आप गौर कीजिए, इसके ग्राउंड्स पर गौर कीजिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट इन पर गौर करता है, अपना माइंड ओपन रख के कि अर्लियर पिटीशन जो तो मेरिट्स पर डिसाइड नहीं हुई, तो हमको इससे काफ़ी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमको इंसाफ मिलेगा। अभी जो मेरे काबिल दोस्त ने आपको बताया उससे बात मैं आगे बढ़ाता हूँ कि जब हमें पता चला तो हम एक दिन पहले जो है वहाँ पर पहुँचे थे दिल्ली पहुँचने की वजह ये थी कि हमको जब लास्ट मोमेंट पर ये पता चला कि ये लग गई है, तो हमारे लिए सबसे पहले ये ऑप्शन था कि हम अपनी पिटीशन को मुश्ताक अहमद साहब की पिटीशन के साथ टैग करवाएं या नहीं। दिन तमाम हम जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है सीनियर लॉयर्स के कांटेक्ट में रहे और हमने उनसे बात करने की कोशिश की कि किसी तरह वो कल हमारे मैटर में अपीयर हो जाए। लेकिन हर एक सीनियर लॉयर का और उनके जो जूनियर्स से जिनसे अप्रोच होते हैं उनका कहना ये था कि चूँकि आप एकदम लास्ट मोमेंट पे आए हो, इसलिए कोई भी जो है तो हम तैयार नहीं है कि हम एकदम 8-10 घंटे की आपकी नोटिस के ऊपर इतने इंपॉर्टेंट मैटर में आपके लिए आ जाए। उसके बाद काजी साहब ने बात नहीं बताई, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि काजी साहब ने कहा कि जैसा मैंने काजी साहब को कहा कि पिटीशन हमने ड्राफ्ट की है, हमने तैयार की है, हाई कोर्ट की भी हमने तैयार की है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी काजी साहब उसको आर्ग्यू कर सकते थे। लेकिन हमारा मानना ये था और पिटिशनर हिशाम उस्मानी का भी मानना ये था कि हमको काजी साहब की काबिलियत पे कोई शक नहीं है, लेकिन चूँकि औरंगाबाद की अवाम जो चाहती है और जब उस्मानी साहब जो है खर्च बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, तो हमारा मानना ये था कि इंडिया का टॉप मोस्ट लॉयर जो है हमारे औरंगाबाद के केस को रिप्रेजेंट करे। लेकिन शाम तक हम उस कोशिश में जो है नाकाम रहे, हमको कोई सीनियर काउंसिल नहीं मिला। नो डाउट काजी साहब तैयार थे आर्ग्यू करने के लिए, लेकिन औरंगाबाद की आवाम के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए हमारा ये इरादा था कि इंडिया के टॉप मोस्ट लॉयर से ये केस को वो किया जाए ताकि मेरिट पे ये केस डिसाइड हो। हम वो करने में नाकाम रहे, हमने टैग नहीं किया था, इसलिए हमारी पिटीशन अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अभी काजी साहब ने आपको बताया कि 2 पिटीशंस जो है तो रिजेक्ट हो चुकी है।
मैं आपको जजमेंट उसका फॉरवर्ड करता हूँ। 1 लाइन का ऑर्डर है। अभी हम तो ट्रायल कोर्ट में काम करते हैं। ट्रायल कोर्ट में अगर एक सादी एप्लीकेशन भी कोर्ट के सामने आती है तो डिटेल रीज़न ऑर्डर दिया जाता है, रीजंट ऑर्डर। अभी एक 300 पेज की और 400 पेज की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है और उसका अगर 1 लाइन में ऑर्डर आ जाता है, नो डाउट आपको ये बताया गया है कि देखिए उसमें आर्गूमेंट नहीं हुआ। दोनों केसेस में जो है, एक केस में वकील साहब नहीं पहुंच सके, दूसरे में शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम आया, तो ये मैटर मेरिट पे डिसाइड नहीं हुआ। बीइंग अ लॉयर मुझे भी लगता है कि इसके अंदर जो नुकसान पहुंचना था वो पहुंच चुका, बट आई एम मतलब मैं होपफुल हूं कि इसके अंदर जो है हमारे को काम करने का भी मौका मिलेगा। उसकी वजह ये है कि सिमिलर एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट में मैंने मालूमात ली तो भाई साहब पता चला कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद का जो नाम प्रयागराज जो चेंज हुआ था, वो पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुनने के लिए कबूल किया। और प्रयागराज इलाहाबाद वाले केस में जो लॉ सब्जेक्ट है, मैटर है, जो चैलेंज है वो है लैंड रेवेन्यू कोर्ट। तो अपने पास भी महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट को पावर है या नहीं है वो इशू है, और वो उसके अंदर भी यूपी लैंड रेवेन्यू कोर्ट का जो है मामला है। तो चूँकि 2 मामला जो है सिमिलर है, हम उस लाइन पे भी कोशिश कर रहे हैं कि चूँकि हमारा मैटर जो है इसके अंदर लैंड रेवेन्यू कोर्ट जो है सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट का, और वो कोर्ट डिसाइड करने जा रही है। ये भी एक सिमिलर मैटर है। इसके ऊपर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उसको समाअत के लिए कबूल किया, कम से कम हमारे इस अपील को भी सुना जाए। लेकिन इसमें जो है मुझे बोलने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं कि जब से ये केस स्टार्ट हुआ है तो हमको संभलने का मौका नहीं दिया गया। मतलब औरंगाबाद में हाईकोर्ट की बेंच होने के बावजूद भी इस केस को जो है तो बॉम्बे में दाखिल किया गया। अब उसकी क्या वजूहत थी, लेकिन चूँकि वहाँ दाखिल किया गया था, हमारे लिए भी मजबूरी ये थी कि हमारे को वहाँ बॉम्बे जाना पड़ा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने की पहली बार भी गड़बड़ी की गई, दूसरी बार भी की गई, और रिज़ल्ट आपके सामने है। लेकिन हम आवाम को जो है औरंगाबाद की यकीन दिलाते हैं। हिशाम उस्मानी यहाँ बैठे, इन्होंने बोला है कि जो भी फाइनेंशियल मसाइल है, जो भी है, मैं उसके लिए तैयार हूँ, सिर्फ आप लोग सजेस्ट करें। आज स्टिल हम लोग जो है, मैं काजी साहब, हम जो है सीनियर काउंसिल्स के टच में हैं और हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि चाहे इस केस का फ़ैसला जो हो, औरंगाबाद की अवाम ने हम पे जो एतमाद किया, हम इंडिया के टॉप मोस्ट लॉयर को वहाँ पर खड़े करेंगे और इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो समाअत के लिए कबूल हो जाए कम से कम। शुक्रिया। जैसे हमारे दोनों काबिल वकीलों ने आपके सामने कोर्ट की सारी लीगल पहलुआत पे रोशनी डाली, उसी तरीके से आप जानते हैं कि मैं एक सियासी बैकग्राउंड से भी आता हूँ। कांग्रेस का पहले मैं प्रेसिडेंट हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, ये 3 पार्टियों ने उद्धव ठाकरे की उस ख्वाहिश को पूरी मंजूरी दी कि मेरे बाप की ये ख्वाहिश थी, इसका नाम, शहर का नाम तब्दील होना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना ने मिलके ये नाम तब्दील किया। उसके बाद उसके क्रेडिट की होड़ में शिंदे और फडणवीस सरकार जो है उसने भी इसके नाम में एक तरमीम करके, एक एडिशन करके ये नाम मज़ीद और बड़ा करके उसको चेंज कर दिया। अगर बात करें औरंगाबाद की जनता बिल्कुल भी ये नहीं चाहती, तो जो हम जो केस लड़ रहे हैं, ये हमारी भी ख्वाहिश है कि ये शहर औरंगाबाद के नाम से ही जाना जाए, लेकिन हम तो सिर्फ वहाँ पे लड़ने के लिए नुमाइंदे हैं, हम सिर्फ सैनिक हैं। ये लड़ाई औरंगाबाद की जनता की है जो हम लड़ रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर जो भी लड़ाई हो वो बिल्कुल एक क़ायदे से हो, जैसी लड़ाई होनी चाहिए, उसमें सीनियर काउंसिल्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसमें कहीं भी कोई खर्च में कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने अनिल अंतुलकर साहब को जब लगाया तो इस वक्त वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट के वन ऑफ द टॉप पेड सीनियर लॉयर्स में, सीनियर काउंसिल्स में से आते हैं, तो वहाँ भी हमने बिल्कुल कहीं कोई कोताही नहीं की। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमारी यही कोशिश है कि जो सबसे बेस्ट सीनियर काउंसिल्स अवेलेबल है इंडिया के अंदर, उसको हम इस केस में लगाएं। और ये जो एक नफ़रत की राजनीति चलाई जा रही है मुल्क के अंदर, नाम तब्दीली की, जिसमें ज़्यादातर के हम देखते हैं कि 90% के ऊपर जो नाम है वो माइनॉरिटी बेस्ड जो जिसका नाम का शहर का नाम आता है उसको तब्दील करके एक तरफ से एक कम्युनल राजनीति बीजेपी और बाकी दीगर राइट विंग ग्रुप्स जो हैं वो चला रहे हैं। तो हमारी लड़ाई औरंगाबाद के नाम के साथ साथ इस आइडियोलॉजी से भी है, इस विचारधारा से है, जिसमें
ये नाम तब्दील करके एक तरीके से हिस्ट्री को वाइप आउट कर देना चाह रहे हैं। माइनॉरिटी का जो भी इस मुल्क के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें, उसको ये ख़त्म कर देना चाह रहे हैं ताकि आगे जो इनकी मंसूबे हैं इसको ये इस तरफ जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें यह देखने में आया है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के जो नेता लोग हैं वो पीछे से भी इसमें खेल खेल रहे हैं। ये लोग जो है अपने नुमाइंदों को आगे करके कोर्ट की हमारी लड़ाई के अंदर भी बाधा पैदा कर रहे हैं या उस लड़ाई को कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं और इस मकसद को जो औरंगाबाद की जनता जो कायम रखना चाहती है इस नाम को, उस मकसद को भी ये ख़राब कर रहे हैं। हमारा यही आपके माध्यम से औरंगाबाद की जनता से ये कहना रहेगा कि हमने ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये इंडिविजुअल तौर पे नहीं लड़ते हुए, जैसे आज यहाँ खान सलीम खान साहब बैठे हैं, ये नुमाइंदा काउंसिल के भी जो लीगल टीम है उसके पैनल से आते हैं। उसके बाद आपके जमात इस्लामी है, उसके बाद आपके इसमें तामीर मिल्लत कमेटी है, खालिद अहमद साहब उसमें है, और जो तब्दील नामुखालिफ कमेटी है जो पहले से 95 से ये केस लड़ती आ रही है, उसमें एम ए लतीफ़ साहब और वो उनके लॉयर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी पिटिशन्स जब हमने हाई कोर्ट में दाखिल की तब भी हम लोगों ने ये पिटिशन्स इन लोगों से शेयर की, उसमें जो भी सजेशंस और ऑब्जेक्शंस आए कि इसमें प्लस माइनस क्या करना है वो हमने करके दिया। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाने से पहले हमने सबसे राब्ता किया और सबसे एक तरीके से मुत्तफ़िक़ा राय करके उनके साथ अपनी पिटिशन्स को शेयर करके फिर हमने वो पिटिशन्स लगाई है, ना कि भाई मेरे पास पैसा है इसलिए मैं चला जाऊं, ऐसा हमने बिल्कुल भी इसके अंदर कोई मौक़िफ़ अपना रखा नहीं है। हम आज भी हर चीज़ के लिए ओपन है कि अगर कोई जो वाकई में इसमें नॉलेज रखता है, क्योंकि सजेशन के लिए बहुत लोग आते हैं लेकिन जो नॉलेजेबल लोग हैं इस बारे में, वो अगर आके हमको कोई सजेशन देना चाहते हैं या उस बारे में कुछ अपनी खिदमत पेश करना चाहते हैं तो हम उसके लिए ओपन है, क्योंकि ये लड़ाई सबकी है और ये सबकी तरफ से लड़ी जा रही है। अभी इसमें सिर्फ इतना ही रहेगा कि ये तो लड़ाई हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन जो जनता है उनसे भी ये अपील रहेगी कि वो इस नाम के बारे में बिल्कुल मायूस ना हो। ये एक लीगल बैटल के साथ साथ एक सियासी मुद्दा है। ये पार्टियों ने एक सियासत के मद्देनज़र या सियासत को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को जन्म दिया है और ये सियासत में ये खेल खेला गया है सारा। तो औरंगाबाद की जनता को इस नाम को बरकरार रखना चाहिए, इस नाम को हर जगह जहाँ जहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं वहाँ डिस्प्ले करना चाहिए, दिखाना चाहिए, बोर्ड्स लगाने चाहिए, अपनी गाड़ियों पर, अपनी दुकानों पे, घरों पे, सब जगह दिखाना चाहिए। और ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये मुद्दा अगर कोर्ट से कहीं इसको कोई धक्का पहुंचता है तो ये ख़त्म हो गया। ये ज़िंदा रहेगा और हम इसको वापस लेना चाहेंगे। इस्लाम भाई मुझे बताइए, आपने जब सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया तो उसके बाद से एक राय मशवरा आपका हुआ था जो सब लोगों में आपने बताया जैसा, आपने तभी सीनियर काउंसिल को कंसल्ट करके तब अभी जैसा कि वकील साहब ने बताया कि अब 0.5% ही रहा है, तो हो सकता है? आपका जवाब मैं दे देता हूँ। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ये होता है कि पहले आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के ज़रिए केस दाखिल करते हो, AOR के ज़रिए, और उसके मुताबिक ये केस किस कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फंक्शनिंग इस तरीके से है कि जब ये केस किसी कोर्ट में लग जाता है, वहाँ कई कोर्ट्स होते हैं, उसके मुताबिक ये देखा जाता है कि इस कोर्ट के, इस बेंच के सामने सबसे बेस्ट आर्ग्यू कौन सा सीनियर काउंसिल कर सकेगा। दूसरी चीज़ जो है सब्जेक्ट मैटर भी देखा जाता है। तीसरी चीज़ सीनियर काउंसिल की डेट्स की भी अवेलेबिलिटी देखी जाती है। ऐसा नहीं कि हम उसको बोल देंगे और सीनियर काउंसिल के पास वहाँ डेट्स अवेलेबल नहीं। तो जब ये मैटर लगता है उसी वक्त सीनियर काउंसिल 8 दिन में या 10 दिन में आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो हमने जब इसमें मसला ये हुआ कि हमको 7 तारीख को मालूम पड़ा, हम 8 तारीख को वहाँ भाग के गए, 9 को मैटर था। 24 घंटे में कोई भी सीनियर काउंसिल केस नहीं देता। अगर ये जो पिछले याचिका करता थे ये अगर हमको एक 8 दिन पहले या 10 दिन पहले आइडिया दे देते तब तो हम इसमें सीनियर काउंसिल डेफिनेटली खड़े कर सकते थे। फंड्स तो हमारे पास, हमारे अकाउंट्स में हमने रखे हुए, आज भी रखे हुए, लेकिन हम लोग अप्रोच भी हुए, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर कोई सीनियर काउंसिल नहीं मिलता। ये जो पिछले याचिका करता है, इन्होंने कम से कम 8 दिन पहले हमको बताना चाहिए था। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि हमारी याचिका सितंबर या अक्टूबर में आएगी, तो जब इतने लंबे टाइम के लिए आप सीनियर काउंसिल को एंगेज करके नहीं रख सकते। इसीलिए ये टाइम पे जो हैज़ार्ड जो फैला वो इसलिए फैला कि कुछ लोगों ने गड़बड़ी में याचिका लगा दी और उसमें हमको भी सीनियर काउंसिल लगाने का मौका नहीं मिला। इसकी अगली प्लानिंग क्या है? इसके अंदर अभी जो भी अब नेक्स्ट डेट आएगी, मेरे ख्याल से इसमें 8 से 10 दिन में या 12-15 दिन में कभी भी इसकी डेट आ सकती है अभी, क्योंकि हमने अपनी याचिका के सारे ऑब्जेक्शंस रिमूव कर दिए इन लोगों की वजह से, वरना वो ऑब्जेक्शंस थोड़े से आराम से भी रिमूव किए जा सकते थे। तो अब इसमें जब अगली डेट आएगी 8-15 दिन में कभी भी,
तो हम उसमें सीनियर काउंसिल सिब्बल साहब हो या और जो भी बेस्ट अवेलेबल उस वक्त उनकी डेट्स भी मैच होना ज़रूरी है, वो सारे उसको देखते हुए हम इसमें अच्छा सीनियर काउंसिल लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि कोर्ट इसमें नोटिस करे कोर्ट को। ये अभी तक ये मसला जो है कोर्ट के सामने आर्ग्यू ही नहीं हुआ। उस्मानाबाद वालों की तरफ से भी हुआ कि वो ऑनलाइन हाजिर हुए, उनका कहीं माइक बंद हो जा रहा था, कभी उनका कह रहे हैं कैमरा ऑफ हो रहा था, तो वो जो कहना चाह रहे थे वो बात कोर्ट तक नहीं पहुंची बराबर से। और जो औरंगाबाद के याचिकाकर्ता थे उन्होंने तो इसमें आर्ग्यू ही नहीं किया। तो ये केस अभी तक बिना आर्ग्यू, सही तरीके से आर्ग्यू हुए ये 2 याचिकाएं जो हैं उस्मानाबाद की और औरंगाबाद की डिसमिस हो गई। अनफॉर्चुनेटली एक बात और इसमें मेंशन करना चाहूँगा कि उस्मानाबाद ने जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिटी की एक याचिका और डिस्ट्रिक्ट डिवीजन की याचिका, डिस्ट्रिक्ट की सॉरी डिवीजन तो नहीं आता है उनका, उन्होंने अलग लगाई है। हम लोगों ने भी औरंगाबाद की जो सिटी की याचिका है वो अलग लगाई है और डिस्ट्रिक्ट की याचिका अलग लगाई है। लेकिन ये जो याचिका करता थे इन्होंने दोनों याचिकाएं एक साथ लगा दी और इसमें अनफॉर्चुनेट ये हुआ है कि अभी दोनों केसेस को धक्का पहुंचा है। ईशान भाई, इसमें जो है पिछले 30 साल से मुश्ताक भाई जो है ये नाम बचाने के लिए लड़ रहे हैं कोर्ट में, आपकी एंट्री इसमें बाद में हुई और कहीं ऐसा आपको लगता है कि श्रेय लेने के होड़ में जो है ये औरंगाबाद का नाम जो है होना पड़ने की नौबत आ रही है? देखिए, किसी को इसमें लड़ने के लिए किसी ने भी नहीं रोका हुआ है, चाहे वो मुश्ताक साहब हो या और कोई याचिका करता। हमारा सिर्फ ये कहना है कि ये लड़ाई जो है ये सिटी की है और ये लड़ाई जब लड़नी है आपको, तो आपको ये समझ के लड़ना है कि आप सिटी के एक सिपाही के तौर पे वहाँ गए हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी से ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। इसके अंदर सीनियर काउंसिल सही तरीके से लगानी चाहिए। तो ये जो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो उनको लड़ाई लड़ने से तो किसी ने नहीं रोका था, लेकिन लड़ाई लड़ने के अंदर कोऑर्डिनेशन करना चाहिए जो दूसरे जो याचिका करता है। क्योंकि हमको भी जब गए तो इसमें ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ नुमाइंदा काउंसिल ने या तामीर मिल्लत ने या नाम मुखालिफ कमेटी ने, जमात इस्लामी ने या और कोई संगठनों ने या लोगों ने कहा कि आप जाएं करके। खुद मुश्ताक साहब जो है वो मुझे मिले सारा लॉन्स के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर, उन्होंने मुझे भी कहा, नुमाइंदा काउंसिल के लोगों ने भी उनसे बुला के रब्ता किया। आपने इससे पहले भी उनके अध्यक्ष का जो बयान आया है आपने देखा होगा, उन्होंने भी उनसे रब्ता किया तो उन्होंने यही कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ इसके अंदर। एक तरफ आप, फिर हमने एक स्ट्रेटेजी बना के इसको दाखिल किया, एक तरफ आप लोगों को बोल रहे हैं कि मैं नहीं जा रहा हूँ और अचानक आप दाखिल हो जा रहे हैं। तो इसमें जो कन्फ्यूजन हुआ उसकी वजह से मुझे लगता है ये नुकसान हुआ है। जाने के लिए किसी को मनाही नहीं थी, लेकिन जाने का कोई तरीका होता है, लड़ाई लड़ने का अपना एक कुछ रूल्स और एथिक्स होते हैं कि आपके साथ की जो टीमें हैं उनको भी आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, तभी ये लड़ाई लड़ी जाती। ये कितनी संभावना बची है, कितनी है आपके हिसाब से? ठीक है, मैं आप जी अपने वकील, देखिए, मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन जजमेंट के ताल्लुक से अगर कोई एक अपना ओपिनियन फॉर्म कर लिया है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वो ओपिनियन बदलना मुश्किल है। लेकिन अगर हम लोग इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं कि वो जो डिसमिसल था वो बगैर कोई हियरिंग के था, उसमें उनके कोई काउंसिल भी नहीं आए थे और जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे वो भी मौजूद नहीं थे और उनके तरफ से सिर्फ एडजॉर्नमेंट की कोशिश हुई और कोई आर्गूमेंट हुआ ही नहीं मेरिट्स के ऊपर, तो लिहाजा आप इस बात को गौर करो। ऐसा अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की नज़र में लाते हैं और सुप्रीम कोर्ट फिर अपना माइंड ओपन करके हमको चांस देता है हियरिंग का, तो एक अच्छा उसमें ये हो सकता है फिर सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। लेकिन जैसा अभी देशमुख साहब ने एक सवाल पूछे हिशाम उस्मानी साहब से कि कहीं ये आपस में पिटिशनर्स जो है तो अपना नाम आगे करने के होड़ में ये पिटिशन को ख़राब तो नहीं कर दिए, तो इसमें मैं ये कहूँगा अगर ऐसा भी है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो जो पहले पिटिशनर्स थे उनकी पिटिशन 9 तारीख को लग गई थी। अब उनके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बीमार थे जो उन्होंने वहाँ उस दिन कोर्ट में बताया, तो आर्ग्यूमेंट तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं करने वाले थे ना, आर्ग्यूमेंट तो सीनियर काउंसिल करने वाले थे जिनका उन्होंने कपिल सिब्बल साहब का नाम भी लिए थे। तो कपिल सिब्बल साहब नहीं आए ना कोर्ट में, अगर ये लोग उनको एंगेज करते तो कपिल सिब्बल साहब या उनके ऑफिस से कोई जूनियर वहाँ उनको रिप्रेजेंट करता था, बोलता था साहब इसको थोड़ी देर बाजू रखो, सर दूसरे कोर्ट में बिजी आएंगे, या फिर उनके तरफ से कोई एडजॉर्नमेंट होता था। लेकिन मैं खुद कोर्ट में मौजूद था, उसमें जो लड़की वहाँ खड़ी थी उसने यही बोली कि उनके जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है वो बीमार है और इसलिए एडजॉर्नमेंट चाह रहे, उन्होंने सीनियर काउंसिल का नाम भी नहीं लिया वहाँ पर। तो इस तरीके से मैं ये कहूँगा कि ये जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे उनके, ये उनकी भी गलती थी कि उनको ये मालूम होना चाहिए कि इससे पहले का अटेम्प्ट भी उनका फेल हो गया था स्टे के वक्त, और अब जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने
जब बोल दिया है कि एडवोकेट्स ने बिला वजह एडजॉर्नमेंट नहीं लेना चाहिए, तो ये भी मुमकिन है कि अगर ये एडजॉर्नमेंट की कोशिश करे और कोर्ट अगर एडजॉर्न ना करे मैटर, तो इन्होंने ऑन द अदर हैंड काउंसिल को प्रिपेयर रखना चाहिए था, आर्गूमेंट करो बोलकर आप जो भी सीनियर काउंसिल उन्होंने लगाए। तो इस तरीके से मैं ये कहूँगा कि एक ये अटेम्प्ट जो हुआ 9 तारीख का, तो ये किसी भी तरीके से मुझे तो नहीं लगा ऐसा कि ये लोग मतलब इतने सीरियस थे कि ये मतलब हमको सुप्रीम कोर्ट में कोई अच्छा रिप्रेजेंट करना है केस। आपने सही वर्ड यूज किया, सुसाइड अटेम्प्ट। जी जी ठीक। नहीं, इसमें आपको साजिश नजर आती है कुछ, ये जो केस कंट्रोल करने के लिए ऐसा जो हुआ इससे पहले साजिश लगती है आपको कुछ? देखिए, जो उस्मानाबाद का जो केस हुआ और औरंगाबाद का जो केस हुआ, तो ये सारे जो याचिकाकर्ता इसमें हमको देख रहे हैं, तो ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के ही लोग हमको नज़र आ रहे हैं। तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पार्टियों ने जो डिसीजन लिया था उद्धव ठाकरे को खुश करने के लिए, कि उनके बाप की ख्वाहिश थी कि ये शहरों के नाम बदल दिए जाएं, तो मुझे लगता है कि इन्होंने अपने लोगों को, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी जब मैं खड़ा था तो कुछ लॉयर्स की यही बात चल रही थी कि सरकार ने, पार्टियों ने अपने एजेंट्स को आगे करके इस केस को एक तरीके से सबोटाज कर दिया है। सबोटाज कहते हैं कि किसी मुहाज को लीड करना और वहाँ जाके उस चीज़ को सामने डाल देना दुश्मन के, कि अब आप इसको हलाक कर दें। सर, शरद पवार साहब ने इस पर मीटिंग बुलाई थी सिल्वर ओक में, सभी पक्ष के लोग वहाँ पे मौजूद थे, उसमें ये याचिकाकर्ता थे, ये भी लोग वहाँ पे गए थे, और ऐसा नहीं लगता कि शरद पवार ने समर्थन किया है औरंगाबाद नाम को? ये विषय में आप क्या बोलेंगे? शरद पवार साहब की तो ये ख्वाहिश है, उनकी पार्टी की भी ये पॉलिसी है, क्योंकि ये जब फैसला हुआ 29 जून 2022 को, उसमें कांग्रेस के 12 मंत्री और शरद पवार की पार्टी के 14 मंत्री पूरे उस कैबिनेट मीटिंग में मौजूद थे, जो आज ये कहते हैं कि हमारी पार्टियां उसमें नहीं थी। और दूसरी चीज़, इसके अंदर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गट के सिर्फ 13 मिनिस्टर्स थे, क्योंकि बाकी आप याद करें अगर तो वो गुवाहाटी में शिंदे के साथ उस वक्त सारे के सारे फरार हो गए थे। और एक और न्यूज़ है जिसका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि सवेरे 10 साढ़े 10 बजे की जो न्यूज़ चली थी 29 तारीख को, उसमें ये आया था कि एक सिल्वर ओक्स पे एक मीटिंग हुई है शरद पवार साहब के अध्यक्षता में, जिसमें औरंगाबाद का नाम का जो प्रस्ताव है वो लाया जाएगा। इस बारे में उन्होंने जब बताया, तब उस वक्त कांग्रेस के नेताओं ने वॉकआउट किया। तो शरद पवार साहब या कांग्रेस या राष्ट्रवादी ये नहीं कह सकते कि हमको इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन शाम होते होते मुझे लगता है जो कांग्रेस के नेता थे, जिसमें अशोक चौहान और ये बाकी नेता शामिल थे, ये सारे भी शरद पवार की और उद्धव ठाकरे की लाइन पे आ गए, और इन्होंने शाम में 5 बजे होते होते इस प्रस्ताव के अंदर पूरा समर्थन किया। खुद उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में कहा है कि जब ये प्रस्ताव आया, ठहराव आया, तब कांग्रेस के और राष्ट्रवादी के मंत्रियों द्वारा स्टैंडिंग ओवेशन यानी खड़े रह के तालियां बजाकर इस प्रस्ताव को स्वागत किया गया, इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तो इस बारे में तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि इसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना ये मिली हुई नहीं थी। और इसके अंदर जो है बाकी जो दीगर पार्टियां हैं यहाँ पे, इन्होंने साइलेंट रह के, इन्होंने कोई इसमें एक्शन नहीं दिया और इन्होंने कहीं कोई ऑब्जेक्शंस इसमें रेज नहीं किए, और उन्होंने भी साइलेंट रह के इस प्रस्ताव को होने दिया और औरंगाबाद की जनता को अपने तौर पे ये लड़ाई लड़ने के लिए छोड़ दिया। सर, ये अटेम्प्ट कब करने वाले हो, क्या प्लानिंग है? देखिए, हमारी याचिका के सारे ऑब्जेक्शंस ये सब रिमूव हो चुके हैं, अभी कोर्ट के ऊपर है, उसका नंबर वो सारा क्लियर हो गया है। 8 या 10 दिन में या 12 दिन में कभी भी कोर्ट जो है इस याचिका को लिस्ट कर देगा। उस वक्त हमको सीनियर काउंसिल्स के लेके वहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा। हम AOR को लेके या बाकी को लेके खड़े नहीं रह सकते। उस दिन आपको खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट को किसी भी हाल आपको कन्विंस करना है उस दिन। हम एडजॉर्नमेंट नहीं मांग सकते। सर आज शहरियार में औरंगाबाद में, क्योंकि औरंगाबाद शहर का मसला है, शहरियार में इस बात के चर्चे है, उसमें मुश्ताक साहब का मौक़िफ़ भी एक है, आपका मौक़िफ़ भी है। जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने तमाम जिम्मेदारों से मशवरा किया, उनको एतमाद में लिया, उसके बाद में आगे बढ़ा। सवाल ये है, ठीक है आपने मशवरा किया, बड़े हैं, सीनियर, सारी बात सही है, मुश्ताक अहमद साहब से आपने बराह रास्त मुलाकात क्यों नहीं की, या उनसे आप मिलके क्यों नहीं गए? ये सवाल गूंज रहा है शहर। मुश्ताक साहब ने, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उन्होंने खुद मुझे सारा लॉन्स में, एक हमारे दोस्त हैं आसिफ भाई, रोशन गेट पे रहते हैं, उनकी बेटी की शादी में मुझे वो वहाँ मिले और उन्होंने मुझे खुद खड़े रह के साइड में उन्होंने मुझे लिया कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझे कहा कि हिशाम साहब, अब मैं सुप्रीम कोर्ट जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इस बार सुप्रीम कोर्ट आप जाएं, हमारी तरफ से आपको नेक ख्वाहिशात हैं और मैं इस चीज़ से या इस मैटर से अब मैं विड्रॉ होता हूँ, मैं दस्तबरदार होता हूँ। और ये बात मैंने उनसे यही कहा कि हम बैठ के जिम्मेदारों के सामने बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरा क्लियर मौक़िफ़ है कि मैं नहीं जाने वाला हूँ। उसके बाद
जब नुमाइंदा काउंसिल्स ने मुझे जब बुला के पूछा कि आप जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं, मैंने उनके सामने कहा कि मैं जाने का पूरा इरादा रखता हूं, मेरे पास अपनी सारी तैयारियां पूरी मौजूद हैं। उसके बाद उनसे भी जब नुमाइंदा काउंसिल के जिम्मेदारों ने इन्होंने रब्ता किया, उन्होंने पूछा, और शहर के और दीगर भी कुछ जिम्मेदार हैं उन्होंने भी पूछा, उन्होंने सबको यही कहा कि मैं जाने वाला नहीं हूँ। इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट में हिशाम साहब जाने वाले, मैंने उनको कह दिया है। तो जब उन्होंने खुद हमको ये बात कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ, तो हमारा उसमें उनसे वापस से फिर से पूछने का कहाँ से कोई वो आ जाता है। दूसरी चीज़, अगर वो जा रहे थे तो हमको वो 8-10 दिन पहले अगर इन्फॉर्म कर देते कि मैं इसमें जा रहा हूँ, तो हम लोग भी अपना सीनियर काउंसिल तैयार रखते और हमारे ऑब्जेक्शंस और वो सारे रिमूव करके हम पूरी तैयारी से रहते हैं। जैसे अभी ताई साहब ने बताया, हमको 7 तारीख को ये बात मालूम पड़ी और 8 तारीख को हम दौड़े दौड़े सब ये दिल्ली पहुंच गए। लेकिन एक बात ये भी थी कि याचिका उनकी लगी थी, वो लोग वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं थे, हम तो सिर्फ एक डिफेंडिंग पार्टी थे, हम फिर भी वहाँ मौजूद खड़े थे। पिछले साल भी 2023 में इसी तरीके से एक सुसाइड अटेम्प्ट हुआ और इस बार भी एक सुसाइड अटेम्प्ट हुआ, जिसकी वजह से औरंगाबाद को नुकसान हुआ। हमारा किसी पे कोई इल्ज़ाम तराशी करना कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ये है कि लोगों तक जो सच्चाई है वो जानी चाहिए और ये लड़ाई के अंदर क्या चल रहा है ये लोगों को सही पता होना चाहिए, नहीं तो लोग जो है वो संभ्रम में। सर हमारे कल मुश्ताक साहब का इंटरव्यू कवर किया मेरे चैनल के ऊपर, तो बातों में उन्होंने ये कहा कि मैं 27-28 साल से लड़ रहा हूँ। उनका नज़रिया बोलने का मतलब ये था कि मेरा मौक़िफ़ बहुत मजबूत है, मेरी पिटीशन बहुत मजबूत है, तो लिहाजा मेरा ज़्यादा हक बनता है। यानी आप बीच में आए, इशारा तो ये था कि मैं दूसरे लोग बीच में क्यों आए, इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? इंटरव्यू मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर। देखिए, शहर सबका है, जितना हमारा है उतना उनका भी है, जितना आप लोगों का है और बाकी जनता का है। तो जो भी अगर वो लड़ रहे हैं तो उनका शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने लड़ाई लड़ी। लेकिन लड़ाई लड़ते वक्त जैसे हम किसी को नहीं कह सकते कि आप इसमें क्यों कूदे या वो क्यों कूदा, या ऐसा कहीं नहीं कहा जा सकता। लड़ाई लड़ते वक्त आपको ये देखना होता है कि जो दीगर दूसरे जो साथ में जो लोग हैं, जो पिटिशनर्स हैं, उनको भी आप कॉन्फिडेंस में लें और जो है ये लड़ाई कोऑर्डिनेशन से लड़ी जानी चाहिए। उनको किसी ने रोका नहीं था। जब 9 तारीख को उनकी पिटीशन लगी थी तो वो अपना सीनियर काउंसिल वहाँ पे लेके मौजूद रह सकते थे। उनकी अगर बहस हो जाती और उसमें स्टे मिल जाता है या कुछ नोटिस हो जाती तो वो हमारे लिए भी फायदेमंद होता, शहर के लिए भी फायदेमंद होता। तो बता रहे थे ना कि वो आपकी पिटीशन के लिए रुके थे ना, कि तारीख हम बढ़ाएंगे और आपके साथ में केस ज्वाइन करेंगे। तो हमारे से उनकी ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना हमारे तो उनका कोई मैसेज आया और ना हमारे पास ऐसी कोई बात आई। मैंने जो बताया कि मुझे लास्ट जो उनकी मेरी मुलाकात हुई उसमें उन्होंने मुझे यही कहा था कि मैं नहीं जाने वाला हूं, आप जाएंगे। उसके बाद अगर उन्होंने लगाया था तो मुझे कह सकते थे या फिर आपके नुमाइंदा काउंसिल को कह सकते थे, सब कुछ कह सकते थे। और हमने उनकी याचिका के अंदर कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया। 9 तारीख को भी हमने टैग नहीं करवाया कि ये जो चाहे ये अपनी याचिका के साथ कर सकते हैं। उनकी तरफ से सीनियर काउंसिल्स नहीं आए, उनकी तरफ से AOR नहीं आए, जिसकी वजह से कोर्ट ने नाराज होकर ये याचिका डिसमिस कर दी। आपके ऊपर भी इल्जाम लग रहा है कि जैसे मुश्ताक साहब की तरफ से बताया गया कि आप MLA के इलेक्शन को देखते हुए इस चीज में आए हैं और आप MLA बनने ख्वाहिश बन रहे। देखिए, ये लड़ाई 2022 से चल रही है। अगर मुझे MLA बनना हो या MP बनना हो या कुछ बनना हो तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो अपॉइंटमेंट हुआ था कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पे थे, जो मेरे जो काउंटर पार्ट थे कल्याण काड़े, वो इस वक्त कहाँ बैठे हैं? वो लोकसभा में बैठे हैं। और मुझे कांग्रेस की तरफ से और बाकी दीगर पार्टियों की तरफ से इसमें लालच भी दी गई थी, पॉलिटिकल ब्राइब भी किया गया था। अगर मुझे MLA बनना होता या इस तरीके से अगर, तो मैं ये धूप में बाहर ये लड़ाई क्यों लड़ रहा होता? मैं वहाँ पे अंदर से एक तरीके से एक दलाली करके या उनसे हाथ मिलाकर मैं वहाँ पे उस सदनों में पहुँच सकता था। बात यह है कि ये लड़ाई अभी हम लीगली लड़ रहे हैं, अगर ये लड़ाई पॉलिटिकल भी लड़ना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। ये पार्टियां ये ना सोचें कि हम सिर्फ लीगल लड़ाई लड़ेंगे और समाज सेवा करते रहेंगे और पॉलिटिकल सारे काम ये करेंगे, माइनॉरिटीज़ के, SC STs के वोट्स ये लेंगे और उसके खिलाफ फैसले ये लेंगे। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको आज एज अ माइनॉरिटी कहें या एज अ जनता कहें, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने ये लीगल लड़ाई लड़ी। अगर पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने की बात आए तो हम पॉलिटिकली भी तैयार हैं। इन पार्टियों को हम ज़रूर इनको आईना दिखाएंगे कि हम आपके ये इस डिसीजंस को तस्लीम नहीं करते। आप वोट्स लेते हैं माइनॉरिटी का और आप एंटी माइनॉरिटी फैसले करते हैं वहाँ सत्ता में जाके, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा सुन, ये आप जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि आप वकील हैं, आप कानून के रोशनी जवाब दीजिएगा। अभी जब चुनाव होंगे तो संभाजीनगर कहा जाएगा या औरंगाबाद कानूनी तरीके से? इसके लिए जो इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो तो अभी औरंगाबाद ही है और अभी आने वाले इलेक्शंस में भी उसको औरंगाबाद ही बोला जाएगा, अनलेस इलेक्शन कमीशन की उतनी तैयारी ना हो
और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अभी हम लोगों का वहाँ मैटर पेंडिंग है, SLP हम लोगों की वहाँ पेंडिंग है, यानी कि हिशाम उस्मानी और संजय वाघमारे की। अब एक SLP जैसा डिसमिस हो गई, बार बार उसका ही हम लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई वो डिसमिस अगर नहीं होती या उस दिन अगर उनके तरफ से कोई सीनियर काउंसिल प्रेजेंट रहता तो जो भी नताइज आते, अगर सीनियर काउंसिल को सुनने के बाद डिसमिस होती तो हमारी केस के अंदर और इफेक्ट कम हो जाता। मगर अब जैसा कि उन्होंने सीनियर काउंसिल उनके वहाँ मौजूद ही नहीं थे, तो इसलिए हमको जो एक मौका है, क्योंकि अब देखिए जैसा भी किसी ने बताया कि वो लोग रिव्यू फाइल करने वाले हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू का प्रोसीजर है वो पहले समझ लो आप लोग। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू जब फाइल होता है तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू रिव्यू फाइल होने के बाद जो ऑनरेबल जजेस होते हैं वो रिव्यू को सिर्फ उनके चेंबर में पढ़ लेते हैं और उसमें कोई वकील की हियरिंग नहीं होती है। मतलब अगर पिटिशनर के कोई वकील कुछ आर्ग्यू करना चाहे तो उनको कोई चांस नहीं वहाँ आर्ग्यू करने का। उनके रिव्यू को जो जजेस पढ़ने के बाद में अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं कि ये रिव्यू को रिजेक्ट करना है या रिव्यू के अंदर कुछ कॉग्निजेंस लेना है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि रिव्यू के तो 99.9% चांसेस जो है ना तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा अभी तक तो देखने में नहीं आया है कि रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट ने कोई बहुत मतलब ऐसा एक बार डिसमिस कर दिया तो उसको ओपन करके फिर सुना है। तो मैं ये कहूँगा कि उसमें तो अब हियरिंग होना नहीं है, क्योंकि चलो रिव्यू भी अगर वो फाइल भी कर देते हैं, लेकिन जो हिशाम उस्मानी और संजय वाघमारे की SLPs अभी पेंडिंग है, इसमें हियरिंग होना है, क्योंकि ये अभी तक सुनी गई नहीं है। अभी इसमें हमारा जो भी ग्राउंड है वो कोर्ट को सुन के जो भी डिसाइड करना है तो करना है। तो इस तरीके से हमको अगर थोड़ा वहाँ स्टैंडिंग का एक चांस मिल जाता है, जैसा कि कोर्ट अगर अपना माइंड ओपन कर देता है कि पहले के जो पिटिशंस थे वो बगैर मतलब आर्ग्यूमेंट के डिसमिस हुए, आपका बोलना सही है, अब आप आर्ग्यू करो, तो हमको एक अच्छा स्टैंड मिल जाएगा आर्गूमेंट का। और वी आर होपफुल, और हम लोग उस तरीके से इसमें जो तो अच्छे सीनियर काउंसिल्स के साथ जाने वाले हैं, जैसा लिस्टिंग होने ही वाली है, उसमें एक बहुत देर 14 डेज के अंदर अंदर लिस्टिंग के चांसेस है इस केस के। ठीक है, मोइन का क्या रोल? कौन मोइन? वो एक पिटिशनर थे किसी एक वकील की तरफ से, बाकी उनका हमारे साथ कोई टैगिंग नहीं था, कुछ नहीं था। उन्होंने भी एक पिटिशन दाखिल की थी और उसके अंदर कोई सीनियर काउंसिल है वो किसी की तरफ से, सीनियर काउंसिल हाई कोर्ट में सिर्फ 2 लोगों की तरफ से लगाए गए थे। एक मुश्ताक अहमद साहब की तरफ से मुशादा साहब ने लगाए थे और मेरी तरफ से अनिल अंतुरकर, मेरी और संजय वाघमारे साहब की तरफ से अनिल अंतुरकर साहब को लगाया गया था। बाकी औरंगाबाद की तरफ से सीनियर काउंसिल्स किसी ने भी नहीं लगाए थे। इसमें जो बहस भी हुई वो अनिल अंतुरकर साहब ने और मुशादा साहब ने की है इसके अंदर। ये जो मामला हुआ है सर पूरा, इसमें देखकर तो यही लग रहा है कि मुश्ताक साहब और आपकी जंग चल रही है। ये आपस की लड़ाई में औरंगाबाद का नुकसान नहीं हो रहा है? जंग चलने का कोई सवाल ही नहीं है। जंग तो हमारी सरकार से है, जंग तो हमारी वो जो संभाजी नगर जिसने किया है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना और शिंदे गट और बीजेपी, इनसे जंग है। अब अगर कोई ये सोच रहा है कि हमारी उनसे जंग है तो वो उसकी गलतफहमी है। हम तो यही सोच के चल रहे हैं कि हमारे को ये नाम के लिए कैसे जीत सकता है, वो जीतना चाहे, कोई भी जीतना चाहे, इसमें किसी को मना नहीं किया गया है कभी। सर आप बोलते हैं उनकी पिटीशन की वजह से हमारी पिटीशन खराब हुई है, वो बोलते हैं कि मैं पुराना ओरिजिनल पिटिशनर हूँ, ये मेरे बाद है ओरिजिनल पिटीशन में होती है, आपस की लड़ाई नहीं। देखिए, उन्होंने अपने तरफ से, उनके जो हाईकोर्ट में वकील थे मुशादा साहब, उन्होंने पूरा आर्ग्यू करा, उसमें कभी किसी ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ भी 9 तारीख को जो उनका मैटर लगा था, वो 9 तारीख के मैटर के अंदर उनको पूरा आर्ग्यूमेंट करने का चांस था। हम लोगों ने उसमें ना टैगिंग की। जब इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में वो स्टे के दिए गए थे, उस वक्त भी हमने उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। तो हमने तो कहीं किसी को कोई डिस्टर्बेंस किया ही नहीं है इसके अंदर। हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, लड़ाई भी लड़ रहे हैं तो बाकी सारी जो दीगर यहाँ तंजीमें हैं, खालिद अहमद साहब की और हरीम अशर साहब की जो अगुवाई में जो 96 में जो सबसे पहले 95-96 में जिसके पिटिशनर मुश्ताक साहब थे, ये जो याचिका दाखिल हुई थी 95-96 में, ये तब्दील नाम मुखालिफ कमेटी, ये हरीम अशर साहब उसके सदर हुआ करते थे, यूनुस मोतीवाला साहब उसके नायब सदर थे, उसमें खालिद अहमद साहब थे, रफ़ीक भाई, शफीक भाई, ये सारे उसमें मौजूद थे और ये कमेटी की तरफ से दाखिल हुई थी। अगर आप इसमें जाके देखें तो पिछली याचिका के अंदर भी मुश्ताक साहब का नाम सिर्फ एक पिटिशनर के तौर पे था, लेकिन वो कमेटी थी जिसने ये दाखिल किया था। हमने उस कमेटी से भी रब्ता किया। आज जो कमेटीज़ जो एक्टिवली माइनॉरिटीज़ के और जो शहर के मसलों पे देख रखती हैं या उसमें काम करती हैं, नुमाइंदा काउंसिल है, जमात इस्लामी है और बाकी दीगर तामीर मिल्लत है, हमने सबसे कंसल्ट करके ये केस डाला है। हम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स ले रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी ने इसके अंदर नहीं लड़ना चाहिए। हमारा ये नहीं कहना है, चाहे अगर आप लड़ रहे हैं तो आप सीनियर काउंसिल्स लगाएं,
कायदे से लड़ाई लड़े जैसी लड़ाई लड़नी चाहिए। वकील साहब अगर आपकी याचिका भी इसमें खारिज हो जाती है खुदा खासा सुप्रीम कोर्ट से, तो कोई चांस है और शहर का नाम वापस लाने का कानूनी तौर पर? पॉलिटिकल ये देखिए, अगर समझो लीगली, अगर समझो सुप्रीम कोर्ट में ये दूसरी जो SLP भी आने वाली है, अगर कोर्ट उसको डिसमिस कर देता है आर्गुमेंट सुनने के बाद, तो कोर्ट की तरफ से मैटर ख़त्म हो जाता है और ये लड़ाई फिर आपको और जो भी लोग इसमें नाम फिर से औरंगाबाद करना चाह रहे हैं, इनको पॉलिटिकल लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लीगल लड़ाई जो है तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द लास्ट कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में अभी जो SLP हमारी पेंडिंग है, वी आर होपफुल। मैं यही कहूँगा कि एक है हमारे पास अभी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी, पहले और अच्छी थी, लेकिन एक डिसमिसल से हम पे उसका जो भी इफेक्ट आने वाला है, अगर कोर्ट अपना माइंड ओपन करता है और हमको सुनता है तो हमारे पास फिर पूरा चांस बन जाता है। तो सियासी लड़ाई कैसे होगी? सियासी लड़ाई इसमें या तो इन पार्टियों को लड़ना चाहिए था, कांग्रेस को, राष्ट्रवादी को और बाकी दीगर तंजीमें जैसे MIM है, लेकिन किसी ने भी इसको कोई अपने एजेंडे पे नहीं रखा है, किसी के भी ये एक पॉलिटिकल कार्ड्स पे नहीं है ये मुद्दा, और ये लोग आगे मूव कर चुके हैं संभाजी नगर को लेकर। तो जो इसमें अंदर एक तरमीम ये है जो हमने गाइडलाइंस में देखा है कि ये जो प्रस्ताव है कोई भी शहर के नाम बदल का, वो स्थानीय MLA द्वारा लाया जाना चाहिए, ऐसा 1953 की गाइडलाइंस कहती है। तो जिसके बाद में फिर इस लड़ाई को विधानसभा से लड़ना पड़ेगा और विधानसभा से इसको उठा के फिर वहाँ पे सारी एक मुत्तफ़िका राय बना के जनता को उसके अंदर सड़कों पे आना पड़ेगा और ये पार्टियों को झुकाकर इस नाम को वापस लाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये वापस नहीं लाया जा सकता, बिल्कुल, लेकिन इसमें एक सियासी लड़ाई, लंबी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। इख्तियार होता है कि वो इसकी आवाज़ उठा सकते हैं। बिल्कुल, इसके अंदर MLA को ही राइट्स दिया गया है, लेकिन आप जो देखें जो आज के हालात, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, MIM हो या और कोई पार्टी हो, या शिवसेना तो खैर छोड़ ही दीजिए क्योंकि उनके बाप का कहना था, लेकिन कोई भी पार्टी हो ये अपने MLA को अलाउ करेंगे या उनकी, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ हो चुकी है। मुझे भी वही कहा गया था कि हमारी सबकी पॉलिसी हो चुकी है, तो जब इनकी पॉलिसी हो चुकी है औरंगाबाद का और उस्मानाबाद का नाम खत्म करना, और तीसरा पाइपलाइन में अभी उन्होंने अहमदनगर को भी रखा हुआ है, यानी सीधा सीधा खुला खुला नजर आता है कि एक तरीके से एक छुपा माइनॉरिटी, एंटी माइनॉरिटी एजेंडा ये पार्टीज चला रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनका कोई भी MLA ये प्रस्ताव ला पाएगा, इसके लिए जनता को अपना नुमाइंदा भेजना पड़ेगा।